ओके। हाँ जी, अभी रिकॉर्डिंग को पॉज करो, फिर थोड़ा देर से रिकॉर्ड करते हैं ना। ओके रूपाली कर आप, दिया। तो आज हम आपको हेल्थ के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि जो टोटल हेल्थ है वो कैसे आपको मिले। आप सब बहुत अच्छे रोज मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो अगर आप समझ सकते होंगे कि जो हमारी हेल्थ का पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो हमारी सोच का पड़ता है। तो ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो हमें 3 बातों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। पहली चीज तो है ही हमारी थॉट्स, सोच। जैसा-जैसा हम सोचते हैं, वैसे हमारी बॉडी में क्या बनते हैं, वैसे ही हार्मोन्स बनते हैं। तो वो हार्मोन्स हमको स्वस्थ रखने में, बीमार करने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए हमारी थॉट प्रोसेस कितनी अच्छी होगी, हमारे विचार जितने अच्छे होंगे, उतना हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो वो तो हम बहुत अच्छी रीडिंग जो कि हम सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, पढ़ते हैं, और दूसरा चीज़ उसका मनन करते हैं, तो वो हमारे शरीर में हैप्पी केमिकल्स पैदा करते हैं। मेडिटेशन भी आपके पूरे शरीर को एकदम शांति के स्टेज में ला देता है और आपकी बॉडी खुद को रिकवर करना शुरू कर देती है। तो मेडिटेशन भी आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, और आप सब अनुभव भी कर रहे होंगे इतने दिनों से कि मेडिटेशन से और हमें इस ज्ञान में क्या फ़र्क पड़ा। दूसरी चीज़ है, हम इस शरीर को ऐसे ही ना समझें। हमारा ये शरीर जो भगवान ने बनाया है, हमारे ऑर्गन्स, हाथ पैर जो भी चीजें हैं, वो सब यूज करने के लिए है। डॉक्टर कहीं जब प्लास्टर चढ़ा देता है, हड्डी टूट जाती है, तो उसको खोलने के बाद हमें फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ताकि उस अंग का फिर से संचालन हो सके। इसका मतलब ये है कि आप समझिए हमारा शरीर क्या किस लिए बना है, यूं रखे रहने के लिए नहीं बना है। उससे हमें प्रॉपर काम लेना चाहिए। जितना ज्यादा हम यूज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, काम करेंगे, उतना ही स्वस्थ रहेंगे। अब तीसरी चीज आ जाती है कि जो हमारा शरीर का जो एक एक सेल बनता है, पूरा जो शरीर है वो भोजन से बनता है। तो जो भी हम खाते हैं उसी क्वालिटी का हमारा शरीर बनता है। तो जो हम प्रकृति कहते हैं ना, प्रकृति, शरीर को भी प्रकृति कहते हैं। इसके अर्थ को समझे। प्राधन कृति, यानी परमात्मा के की जो ये कृति है, ये बहुत ही प्रायोजित है। इस तरह से प्रायोजित है कि हर जीव जंतु सब एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड है, और एक दूसरे को सहयोग के अनुसार हमारा शरीर वैसा ही बनता है। तभी लोग कहते हैं ना, मेरे शरीर की प्रकृति ऐसी है। क्यों हमारे शरीर की प्रकृति ऐसी बनी? क्योंकि हमने उस प्रकृति के साथ जैसा तालमेल रखा, हमारे शरीर ने जैसा हमने भोजन किया, तो हमारे शरीर की प्रकृति भी वैसी बनती जाती। अब हम इस पे और आगे जाएं, तो हमारा शरीर 3 महीने में पूरा का पूरा बदल जाता है। हाँ, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। हमारे पुराने सेल्स मरते रहते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं। भले ही वो सेल्स पूरा पूरा शरीर बदल गया, लेकिन आपका एक ऑरा है, वो एक जो आउटर है वो तो आपका फिक्स रहता है, उसके अंदर ही सब चेंज आता है। तो हमारे खान-पान का कैसे प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर? ये तो ख़ैर आपको पता है, जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। लेकिन हम वापस फिर से चले जाएँ कि प्राकृतिक चीज़ें हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ रखती हैं। क्योंकि जब परमात्मा ने ये धरती बनाई, तो हमारे शरीर के अनुसार प्रकृति बनी थी। यानी हमारे शरीर में वो सारे एंजाइम्स थे, जो हम प्राकृतिक रूप से खाते थे, जो भगवान ने जैसी चीज़ें पैदा की थी, तो उसको पचाने के सारे एंजाइम्स हमारे शरीर में हैं और थे। लेकिन जब से जैसे समय बढ़ा, अभी पॉपुलेशन बढ़ती गई, अभी जो कहना चाहिए हरित क्रांति के बाद से गेहूँ, चावल जितना ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुआ, तो क्या हुआ, गेहूँ, चावल के पहले जो पुराने समय में लोग क्या खाते थे, मोटा अनाज खाते। वो मोटे अनाज में सब कुछ था, और धीरे-धीरे जैसे-जैसे गेहूँ इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये कहा जाने लगा वो गरीबों का भोजन है। पहले कभी भी किसी को कैल्शियम की, विटामिन की गोलियाँ बाहर से खाते हुए किसी ने देखा नहीं था, और ना ही किसी को घुटने की और डायबिटीज की, कैंसर की, कितनी सारी बीमारियां आजकल हैं जो कि अभी 50-100 साल पहले किसी ने नाम भी नहीं सुना था। तो ये क्यों हमारे शरीर में पूरा भारत क्या पूरा विश्व बीमार हो रहा है? तो कारण क्या है? वापस अपने देश में बहुत सारे लोग काम कर ही रहे थे,
तो मैंने भी इसको पढ़ा, सुना। तो हमारे भारत में एक वैज्ञानिक डॉक्टर खादरवल्ली जी हैं। वो अमेरिका में साइंटिस्ट थे, कृषि वैज्ञानिक। होता है लोगों को कि हम अपने देश में जाकर कुछ सेवा करें, तो वो वापस आए और उन्होंने मिलेट्स पे शोध किया। यानी पुराने समय के जो खाद्यान्न थे, क्यों पहले लोग इतना स्वस्थ रहते थे, एक्स्ट्रा कोई मिनरल, विटामिन ये सब चीज़ों की, कैल्शियम कुछ लेना नहीं होता था। इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहती थी, कैसे जीते थे? तो उन्होंने रिसर्च करके कुछ 5 खाद्यान्नों, कई सारे खाद्यान्नों पे रिसर्च किया है। तो हम ये बात फिर से जाएँ, जब से गेहूँ चावल इंट्रोड्यूस हुआ, तो वो हमारे लिए हानिकारक धान्य क्यों है? गेहूँ जब शुरुआत में बोया गया तब तो इतने फर्टिलाइज़र्स और केमिकल्स नहीं डाले जाते थे। तो हमारे बचपन में हमको ज़रूर थोड़ा कुछ मिला। लेकिन जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, तो हमें पैदावार ज़्यादा चाहिए। इसके लिए फर्टिलाइज़र्स और केमिकल्स का यूज़ बढ़ता चला गया। अब आप और सीधे उसके बाद क्या हुआ, बीज को भी हाइब्रिड किया। हाइब्रिड यानी कि उसके जेनेटिक कोड को में एडल्टरेशन किया, ताकि हमें अधिक पैदावार मिले। तब पूरे दुनिया का पेट भर सके। पर होता क्या है, जैसे कि एक उदाहरण लें कि अगर हम चिट्ठियां कहीं भेजते हैं, उनमें सही सही पता होता है तो पोस्टमैन सही सही जगह पे उसको पहुंचा देता है। लेकिन एक गलत एड्रेस वाली कोई चिट्ठी आ जाती है जिसका कोई पता नहीं होता, तो उसका पोस्टमैन क्या करता है, उसको कहीं फेंक देता है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता मैं उसको कहाँ भेजूं। ऐसे ही हमारे शरीर में बहुत सारे पोस्टमैन हैं। जब भोजन हमारे शरीर में जाता है, तो जो चीज़ों को पचाने के एंजाइम्स हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जो चीज़ें हम पहचानता है हमारा शरीर, उनको तो ले लेकर के उस भोजन में से, उससे जिससे रक्त बनना है, मज्जा बनना है, मांस कुछ भी मांसपेशियाँ, हेयर बहुत कुछ बनता है, वो सब पहचानते हुए उसका निर्माण करता है। लेकिन जब हमारे भोजन में एडल्टरेशन हुआ, हमारा भोजन हाइब्रिड हुआ, तो उसकी जेनेटिक कोडिंग बदल गई। जब वो हमारे शरीर में जाता है, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स हमारे शरीर में जाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हमारे शरीर में बिल्कुल नहीं होते। तो क्या करता है वो उनको? उसको समझ नहीं आता कि ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें, जिसको मैं नहीं जानता, जिसको मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो उसको कहाँ डालूँ? तो वो मोटापे के रूप में, ट्यूमर्स कहीं-कहीं जाते हैं, तो इधर-उधर कहीं-कहीं डंप करते जाता है। तो आपने देखा होगा किसी के कंधे पे बहुत मांस बढ़ रहा है, किसी के हिप्स पे बढ़ रहा है, किसी के पेट में बढ़ रहा है, तो क्या करता है, जिसका जो पोस्चर होता है उसके अनुसार वो एक्स्ट्रा फैट जिसको डाइजेस्ट नहीं कर रहा, हमारा मेटाबॉलिज्म में वो इंक्लूड नहीं हो रहा, या हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इस तरीके की चीजें हमारे शरीर को ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं और ये इस तरीके से हम धीरे 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 बीमार होते जाते हैं। और आज की डेट में जो लोग कभी बहुत एज पहले बीमारी के दूसरे कारण थे, आज जो बीमारी के कारण कुछ इसी तरीके के हैं कि हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है। जैसे कि थायराइड है, बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, कैंसर है। ये सारी क्या बीमारियां हैं कि इस तरीके का भोजन जो हमारे शरीर को यूजफुल नहीं है, वो जाकर के हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। दूसरा, गेहूं चावल हमें उतना स्वास्थ्य क्यों नहीं दे रहे? अब हमारे जो शरीर बना हुआ है, हमारे जो आते हैं, वो फाइबर के साथ भोजन पचाने के लिए बनी हुई है। एक तो आपने समझा पहली चीज कि जो एक्स्ट्रा हाइब्रिड भोजन है वो हमारे लिए नुकसानदायक है, बीमारी का कारण। इसलिए हमें शुद्ध भोजन करना चाहिए, जिसमें कि हमें हाइब्रिड वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। अब गेहूं चावल में क्या नुकसान करता है, उसमें ग्लूटेन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि और जैसे ही बॉडी में जाता है, और फाइबर की मात्रा भी, मैं एक चार्ट आपको शेयर करूँगी, जिसमें आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि हमें गेहूँ क्यों नुकसान करता है, मैं वापस उसको शेयर करना चाहती हूँ। ये आप चार्ट देख रहे हैं।
इस चार्ट में आप सबसे नीचे देखिए 2 लाइनें हैं। बिल्कुल क्लीन हाँ क्लीन है यहाँ से। आप लोगों को ये चार्ट दिखाई दे रहा है। इसमें 3 जो हम भोजन करते हैं, उसको 3 कैटेगरी में बाँटा गया है। सबसे नीचे आपने देखा हानिकारक धान्य, जिनको नेगेटिव ग्रेन्स कहते हैं। उसमें दिया गया है गेहूँ और चावल, देख पा रहे हैं? और राइट साइड में मेरे पास आप 1 मिनट, राइट साइड में इधर लिखा हुआ है ल कार्बोहाइड्रेट से फाइबर पदार्थ का कॉलम आप अगर देखें। फाइबर पदार्थ का कॉलम देख पा रहे हैं? कोई एक अनम्यूट अपने आप को कर सकता है और वो हाँ हमको जी, जी दीदी दिख रहा है। हाँ, फाइबर पदार्थ दिख रहा है ना आपको? तो अब मैं सबसे नीचे आ रही हूँ जहाँ हानिकारक धान्य है, गेहूँ और चावल। इसमें फाइबर पदार्थ 1.2 टू 0.2% है, कितने में? 100 ग्राम में। सबसे ऊपर आपने देखा 100 ग्राम धान्यों में पोषक तत्व फाइबर पदार्थ कितना है? डॉक्टर खादरवली जी के अनुसार समाचार इस प्रकार है। तो फाइबर पदार्थ आपने देखा गेहूं चावल में बहुत कम है और कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज्यादा है। तो कार्बो फाइबर ना होने के कारण इमीडिएटली डाइजेस्ट होता है और कार्बोहाइड्रेट इतनी तेजी से ग्लूकोज छोड़ता है कि पूरे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अचानक बढ़ जाती है। तो हमारे पैनक्रियास को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है उसको पचाने के लिए, और जल्दी डाइजेस्ट हो जाने के कारण थोड़ी देर के बाद हमें फिर से भूख का एहसास होता है और हम फिर कुछ खाते हैं, फिर कुछ खाते हैं। तो ये हमारे शरीर पर एक्स्ट्रा बर्डन और लोड बढ़ाता जाता है, तो पैनक्रियास की एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करते जाता है और एक टाइम के बाद ये फिर डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक चीज तो आपने ये समझी कि इसमें फाइबर कंटेंट बहुत कम है, इसीलिए ये बहुत तेजी से डाइजेस्ट होता है और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा है, ग्लूकोज बहुत ज्यादा। दूसरी चीज गेहूं में लिग्निन सॉरी ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन जो चिपचिपा चीज होती है, जितना आसानी से गेहूं की रोटी बेलते हैं आप, इतना और किसी भी धान की रोटी बेलने में दिक्कत आती है, वो फटता है, क्योंकि उसमें ग्लूटेन चिपकने वाला पदार्थ नहीं होता है। और गेहूं में एक तो रफेज पहले से कम है, फिर हम क्या खाते हैं? मैदा, मैदे की बनी ब्रेड, मैदे की बनी पिज्जा, बर्गर, सेवई, मठरी, पता नहीं क्या क्या हम मैदे की चीजें खाते हैं। अब क्या होता है, चूंकि इतना बारीक है कि इसको पचने में और भी ज्यादा ये आंतों में चिपक जाता है। जब चिपक जाता है तो ये फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन के दौरान बहुत ज्यादा एसिड फॉर्मेशन होता है, गैस भी बनती है। और एसिड बनने का मतलब क्या हुआ कि आपका ब्लड क्या होने लगा? एसिडिक होने लगा, एल्कला, जबकि होना चाहिए एल्कलाइन, मतलब बेसिक होना चाहिए। तो ब्लड जब एसिडिक होता जाता है तो फिर हार्ट में और आर्टरीज को डैमेज करता है। तो कई तरह से हमारे शरीर को ये नुकसान पहुंचाता है। और ये फर्मेंटेशन आपका गैस फॉर्मेशन से आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। और इसके आगे के बहुत सारे जो कॉलम्स हैं, ये हमारे मिनरल्स, विटामिन्स और प्रोटीन के लिए कॉलम्स हैं। तो जैसे कि नियासिन, राइबोफ्लेविन, हम डिटेल में ना जाए तो केरोटीन, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम और भी पोषक तत्व, प्रोटीन वगैरह जो है, मिनरल्स, वो सब कुछ गेहूं में बहुत कम है। तो आपको एनर्जी तो मिलती है लेकिन पोषक तत्व नहीं मिलते। तब क्या होने लगता है? आपकी बॉडी में कैल्शियम कम, फास्फोरस कम, ये कम, वो कम। तो आपको वीकनेस, क्योंकि ये बहुत ही एसेंशियल चीजें होती हैं जो पूरे बॉडी के सिस्टम को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। हमको पानी, हमारे पास बड़ा ड्रम है और किसी के पास छोटा बर्तन है, अगर उसको बहुत दूर पानी पहुंचाना है तो पाइपलाइन तो चाहिए ना। पाइपलाइन कनेक्टर है, हालांकि पानी का उसका कोई पाइपलाइन यूज नहीं करता। इसी तरीके से जो हमारे पोषक तत्व हैं, वो हमारे सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है। हम जो खाते हैं उसको पूरे शरीर में एसिमिलेट करने के लिए, पूरे फंक्शंस को प्रॉपर चलाने के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है? सारे पोषक तत्व, विटामिन, मिनरल, सब कुछ बहुत जरूरी है, जो कि इसमें बिल्कुल नहीं है। तो गेहूं चावल ने ही हमारे पूरे देश को, या पूरे कहें विश्व को, बीमार कर रखा है। इसलिए खादरवली जो साइंटिस्ट भारत आकर के जिन्होंने रिसर्च किया है, जिन्होंने ये चार्ट दिया है, उनका फोटो भी हम आपको दिखाएंगे। उनको भारत में कृषि रत्न की उपाधि दी गई है, मिलेट मैन ऑफ द इंडिया इनको कहते हैं। और इन
अब हम पहले और आगे बात करें कि उन्होंने ये सारा रिसर्च किया है, इससे क्या-क्या लाभ होते हैं। अब दूसरे तरीके के ग्रेन्स की बात करते हैं। तो गेहूँ, चावल तो आपने समझा, दूसरा है न्यूट्रल ग्रेन्स, जिनको कि हम हिंदी में तटस्थ दाने भी कहते हैं। वो क्या है? बाजरा, रागी, चना, या चना नहीं, चेना होता है, प्रोसो जिसको कहते हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, प्रोसो। ये जो 5 मिलेट्स हैं, जिनको पूरा भारत इसी को मिलेट समझता है। पूरा भारत किसको मिलेट समझता है? ज्वार, बाजरा, मक्का वगैरह को मिलेट समझता है। मिलेट तो सभी हैं, धान्य तो सभी हैं, लेकिन ये मिलेट्स क्या है? न्यूट्रल है। इनमें देख सकते हैं आप, राइट साइड में फिर आएंगे, इसमें गेहूं, चावल से फाइबर पदार्थ, ये देखिए फाइबर पदार्थ जो है ना, इसमें 1.2 से लेकर के 3.6 की रेंज में, इसमें किससे ज्यादा है? थोड़ा गेहूं, चावल में 1.2 और 0.2% है। इनमें थोड़ा बेहतर हुआ है, इसलिए ये धान्य थोड़ा बेहतर है। इनमें कुछ कार्बोहाइड्रेट कम है, ये बहुत अच्छे हैं। ये भी रागी में क्या चीज होती है? कैल्शियम बहुत होता है, तो हम रागी भी इसमें से चुन सकते हैं खाने के लिए। और ठंड के मौसम में हम बाजरा खाते हैं, तो वो गर्म होता है, तो हमारे लिए अच्छा है। और गर्मियों में जिनको एसिडिटी हो, वो ज्वार खा सकते हैं। और मक्का का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, शुगर बढ़ता है। मक्का अच्छा है, लेकिन ये उतना किसी भी खास तौर पे उतना अच्छा नहीं है। लेकिन हम इनको तटस्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्रेन्स ना तो आपको बीमार करते हैं और ना ही आपको स्वस्थ करने में मदद करते हैं। पर अगर आप स्वस्थ हैं तो आप इनको खाते रहेंगे तो स्वस्थ बने रहेंगे। अब इनसे भी ऊपर हम दूसरे 5 मिलेट्स को लेते हैं। वो दूसरे 5 मिलेट्स कौन से हैं? उनको हम पॉजिटिव ग्रेन्स कहते हैं। सिरी धान्य भी कहते हैं, सिरी माने तृण धान्य। इनके 5 नाम हैं, वो क्या है? क उन 5 मिलेट्स के नाम देखेंगे जो खादर व दिल्ली ने रिसर्च करके बताया है। लेफ्ट साइड में उनके नाम दिए हुए हैं। पहला है कंगनी, जिसको फॉक्सटेल मिलेट कहेंगे। दूसरा है सावा, बार्नयार्ड मिलेट। तीसरा कोदो, कोदो कुटकी कुछ लोगों ने नाम सुने थे, लेकिन ये बाकी 2-3 नाम नहीं सुने थे, तो वो आप सुनेंगे, जो कि भारत में पहले भी खाए जाते थे। तो बताते हैं कि जो देवी देवताओं के टाइम पे भी ये खाते थे, या एकदम द्वापर में। गेहूं, चावल तो बिल्कुल इसी 20th सेंचुरी की देन है। तो आप इसमें इंग्लिश में भी नाम दिए हैं, फॉक्सटेल, कंगनी को कहते हैं बार्नयार्ड, सावा, कोदो को कोदो ही कहते हैं, कुटकी को लिटिल मिलेट और छोटी कंगनी को ब्राउन टॉप मिलेट कहते हैं। राइट साइड आप इसको देखेंगे, इसमें फाइबर कंटेंट कितना ज्यादा है। इसमें 8 से 12.5% तक। सोचिए, गेहूं में कितना कम था, 1.2, और इसमें कितना है? 8 से 12.5%। तो ये जब हमारे अंदर जाते हैं तो समझिए हमारे आंतों का पोछा लगा देते हैं। हम पूरी तरीके से, सबसे पहले तो हमारी बॉडी की टॉक्सिसिटी ही दूर होने लगती है। फिर दूसरा आप देखेंगे, लेफ्ट साइड कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इसमें कम है। तो जब फाइबर है तो ये स्लोली, ग्रेजुअल, धीरे धीरे पचते हैं, और धीरे धीरे पचने के कारण जो ग्लूकोज है वो धीरे धीरे रिलीज होता है। आपको जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती, साथ में लगातार आपको एनर्जी मिलती रहती है। तो आप कुछ कुछ बीच में खाते भी नहीं है, और एनर्जी की कंटिन्यूअस फीलिंग आती रहती है। तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, आपको काम करने में बहुत हल्का अनुभव कर होता है और अच्छा लगने लगता है। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम 2-3 साल से खा रहे हैं, सॉरी 2-3 महीने से खा रहे हैं। तो हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम इतना सारा काम इस एज में भी कर पा रहे हैं। इसके बाद आप इसमें और भी कॉलम्स देखेंगे, इसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं, पोषक तत्व, प्रोटीन भी है। आपको एक्स्ट्रा कहीं कुछ लेने की जरूरत नहीं, इसमें प्रोटीन्स भी है, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, इन सब चीजों की बहुत ज्यादा इसमें है। लेकिन पांचों चीजें जो हैं, ये जो पांचों हमारे धान्य हैं, पांचों में ऐसी कुछ इनके जो सरफेस पर एक, ये पांचों धान्य ना कलरफुल होते हैं। इनमें नियासिन भी है, राइबो B12 वगैरह भी है। तो मैं लोगों को बताती हूँ कि ये सिरी दाने जो है बहुत श्रेष्ठ है, चमत्कारिक दाने हैं, लोगों के हर तरीके की बीमारियों को दूर करते हैं। पर उसको किस ऑर्डर में खाना है, कैसे खाना है, ये भी मैं गाइड करती हूँ, क्योंकि इसको मैंने बहुत समय तक पढ़ा है, समझा है, इसलिए। और ये कोई भी जब आप यूज करेंगे तो आप भी दूसरों को बता सकेंगे। तो ये जो 5 हमारे धान्य हैं फॉक्सटेल, इनके कलर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मैं अभी बारी बारी से कलर दिखाती हूँ।
तो आप इसको समझ पा रहे हैं कि इनको पॉजिटिव धान्य क्यों कहते हैं? कोई हमारे को कमेंट करेंगे? नाम समझ रहे हैं रूपाली? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि इसमें चलिए। कार्बोहाइड्रेट्स कम होता है और फाइबर ज़्यादा होता है, तो हाँ, इसलिए ये और बाकी व्हीट और फाइबर राइस से बहुत काफ़ी अच्छा है। हाँ, और इसमें सभी मिनरल्स हैं, फास्फोरस की मात्रा बहुत है और प्रोटीन्स भी इसमें सभी तरीके के मिल जाते हैं। तो हमें एक्स्ट्रा जो लोग मीट मटन खाते हैं, वो खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, वो नेचुरल प्रोटीन एब्ज़ॉर्ब करने के लिए है। ये मीट से जो हम खाते हैं, जो दूसरे लोग खाते हैं, हम तो नहीं खाते और आप सब भी नहीं खाते हैं। लेकिन फिर भी बताने के लिए कि हमारा जो नेचुरल भोजन में जो प्राकृतिक रूप से प्रोटीन जाता है, उससे हमें ज़्यादा ताकत मिलती है। क्योंकि बहुत कितना हाथी, घोड़ा ये सब शाकाहारी हैं, पर इनको प्रोटीन्स कहाँ से मिलता होगा? ये तो सब इनको हरी चीज़ों से ही मिलता है। तो ये तृणधान्य कहलाते हैं। तृण माने घास टाइप की जो चीज़ें होती हैं, उनके धान्य से उनकी बालियों से ये धान निकलते हैं। तो ये भोजन है, यानी भोजन ही औषधि है। आप अगर सही भोजन करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो आपको अलग से गोलियाँ, कैल्शियम, आयरन ये वो बहुत सारी चीज़ें खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि 100 साल पहले कोई फैक्ट्री नहीं थी जहाँ कैल्शियम की गोलियाँ मिलती हों, विटामिन बी मिलता हो, 12 मिलता हो, मिनरल क्या-क्या आजकल एंजाइम हर चीज़ों की गोलियाँ फैक्ट्रीज़ में बनती हैं, लेकिन पहले क्या होता होगा? तो ये आप खुद सोच सकते हैं। और अब हम वापस चले इनकी पिक्चर फ़ोटोज़ दिखाते हैं आपको। हम एक और फ़ोटो शेयर करेंगे पहले। ये आपको दिख रहे हैं, ये बालियाँ हैं, ये खेतों में पैदा होते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, है ना? कुटकी, कांगनी, कोदो, है ना? सामा चावल, सावा, छोटी कंगनी। ये 9 आप पिक्चर्स देख रहे हैं ना? तो ये कोई दवा नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से खेतों में पैदा होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल होते हैं। पर इनमें खास बात क्या है कि गेहूँ 1 किलो गेहूँ, चावल को पैदा करने के लिए 900 लीटर पानी चाहिए और 1 किलो इसके लिए अ, ये धान्य पैदा करने के लिए मात्र 300 लीटर से भी कम पानी चाहिए। यानी कि वहाँ जहाँ पर बहुत कम बरसात होती हो, जहाँ की ज़मीन बंजर हो, वहाँ भी ये पैदा हो जाते हैं। तो आपको पता है आने वाले समय में कैसा कहीं-कहीं पर एकदम सूखा भी होता है, तो भी ये बहुत अच्छे से पैदावार इनकी होती है। इसलिए मोदी जी इनको खाने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। 15 अगस्त को लाल किले से भी उन्होंने लोगों से कहा कि आप सब अपनी विरासत पर लौटिए, पुराना मिलेट खाना खाइए। आज राष्ट्रपति भवन जो भी लोग बाहर से आते हैं, उन सबको मिलेट के ही व्यंजन पर मोदी जी बनवा के सबको खिलाते हैं और बार-बार फिर वो विदेशों में भी वहाँ गए थे कज़ाकिस्तान, वहाँ पर भी उन्होंने मिलेट के बारे में बहुत देर तक बोला और 1.5 महीने पहले मन की बात में भी आधे घंटे तक उन्होंने मिलेट्स के बारे में लोगों को समझाया, क्योंकि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जब तक जागेंगे नहीं तब तक आप बदलेंगे नहीं। तो ये और अगला 2023 जो है ना ओ माय गॉड चलिए, अगला 2023 मैं वापस कैसे जाऊँ? 1 मिनट को मिलेट ईयर 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है। तो ये कोई मैं नई चीज़ नहीं बता रही हूँ, इस पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। ये है कि पता नहीं किस तरीके से भगवान ने मेरे को टच कराया मई-जून में कि बाबा के बच्चों को भी ये खाना चाहिए। तो ये प्रयास हमारा चल रहा है। मैं उन पाँचों मिलेट्स को आपको बारी-बारी से दिखाती हूँ। हमारे पास जो मिलेट्स जो बाज़ार में कई-कई बार ऐसे ही मिलते हैं, तो वो व्हाइट कलर के मिल जाते हैं। व्हाइट यानी कि उनको घिस दिया गया है, उनकी पॉलिश हो गई है। तो उनकी सरफेस का जो कलर निकल गया तो फिर वो यूज़लेस हो गए समझिए। तो मैं आपको एक-एक चीज़ दिखाती हूँ। ये क्या है? इसका कलर थोड़ा येलो दिख रहा है आपको?
रूपाली, जी 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 दीदी दिख रहा है ना? ये क्या है? कंगनी है, इसको फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं। ये हमने सेल करने के लिए दिया रखा हुआ था, हाफ केजी पैकेट है ये, है ना? तो ये है कंगनी, इसका येलो कलर है। और ये है कोदो, दिख रहा है आपको? है। जी ये हाँ जी ब्राउन कलर का है। बाजार में व्हाइट आए, इसकी सरफेस को घिस दिया जाता है ना, तो वो अंदर से व्हाइट निकल आता है, पर वो नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो कलर ही जादू है। तीसरा हम आपको दिखाते हैं सांवा। ये व्हाइट सा होता है, व्हाइट में हल्का सा जैसे थोड़ा सा कलर मतलब है लाइट। अगर इसको पॉलिश करेंगे तो ये तो सबसे ज्यादा व्हाइट होता है। ये है, देखिए, इसको हम सावा यानी कि बार्नयार्ड मिलेट कहते हैं। और कुटकी बहुत डस्ट टाइप का कलर होता है, जैसे कि मिट्टी का कलर होता है ना, वैसे। और ये है, देखिए लिखा हुआ आपको उल्टा दिखेगा, कुटकी लिखा है इसमें, राइट? क्योंकि कैमरा उल्टा शो करेगा। और लाइट ग्रीन कलर की होती है ये छोटी कंगी। तो ये बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं। तो इनको कैसे पकाना है, कैसे बनाना है, ये भी हम आपको बताएंगे। ये इनकी सरफेस पे जो कलर है वो कहलाता है, वही चमत्कारिक चीज है, लिग्निन कहलाता है वो। गेहूं में ग्लूटेन होता था, इसको लिग्निन या लेग्नान कहते हैं। लिग्नान, जब हम इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, ये थोड़ा सा जैसे एक कटोरी लेते हैं, तो इसको रगड़ करके धोना नहीं होता है। अगर आपने रगड़ दिया तो इसकी सरफेस का कलर वॉश आउट हो जाएगा, यानी आपने इसकी पौष्टिकता को धो करके फेंक दिया। मैं जब इसको पकाती हूँ तो इसको एक कटोरी में लेकर के, एक कटोरी थोड़ा पानी डालने के बाद फिंगर से इसको घुमा करके, और जो पानी निकलता है उसको भी गमले में डाल देते हैं क्योंकि उसमें भी पौष्टिकता है। और फिर इसको भिगो करके बनाना है 4 से 12 घंटे, इसको भिगोना चाहिए। 4 से 12 घंटे भीगने का क्यों भीगना जरूरी है? क्योंकि भीगने के दौरान इसमें एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तब ये इसकी पौष्टिकता को हमारे पूरे शरीर में एब्जॉर्ब करने में बहुत आसान भी हो जाता है। अब चूंकि ये मिलेट्स ना ड्राई एरियाज में होते हैं, जहाँ पानी की बहुत कमी होती है, बंजर भूमि होती है, तो वहां जब पैदावार होती है तो ये ड्राई मिलेट्स है एक तरीके से, तो इनका सोकिंग बहुत जरूरी है, तभी ये अच्छे से पकते हैं। अब जैसे 1 किलो गेहूं में या 1 किलो चावल में अगर 5 लोगों का खाना होता है, तो ये 1 किलो मिलेट में 8 लोगों का खाना होता है। तो हर दृष्टि से ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं कि उपज के हिसाब से भी, यानी तो गवर्नमेंट इसको इसलिए किसानों को बार बार प्रमोट कर रही है कि आप इनको पैदावार करें। तो इसके बाद हम आपने देखा कि इनका इनकी वैल्यूज समझ में आई। मैं थोड़ा डॉक्टर खादर और फोटोज आपको शेयर करती हूँ। देखिए, स्वास्थ्य का प्रयोजन क्या है? देखिए, तृण धान्यों से कम एलर्जी होती है। बहुत सारे लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है। गेहूं लोगों को पचता नहीं है। लोगों को क्या हो जाता है, पेट में एक प्रॉब्लम, यू यूबीएस क्या बाउल सिंड्रोम कहलाता है ना, आईबीएस, इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें कि वो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो तृण धान्यों से बहुत ही कम किसी को एलर्जी होती है। पाचन शक्ति बढ़ती है क्योंकि रफेज बहुत ज्यादा है, और ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज होता है। और इसकी जो सरफेस पे जो कलरफुल ये फाइबर, जिनका कलर है वो पानी में घुल जाने वाला फाइबर है, अर्थात ट्राइग्लिसराइड को कम कर देता है। ट्राई जो बॉडी में हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो जब ट्राइग्लिसराइड कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, तो ऑब्वियसली आपकी आर्टरीज क्लीन हो जाती है, हार्ट आपका स्ट्रांग हो जाता है धीरे धीरे, तो आपकी हार्ट की समस्या भी दूर हो जाती है। नसों के लिए लाभदायक, इसमें लेसिथिन की मात्रा अधिक होती है, इससे आपकी नसें क्या होती है, स्ट्रांग हो जाती हैं, है ना? और जो नर्वस सिस्टम भी आपका अच्छा होता जाता है। तृण धान्यों में निहित मैग्नीशियम माइग्रेन के लिए, अधिक रक्तचाप, हृदय की समस्याओं को कम करते हैं।
टाइप 2 डायबिटीज कम होता है, जो एक एज के बाद डायबिटीज हो जाता है लोगों को। धीरे धीरे बहुत सारे लोगों के हमारे पास इसमें हमारे पास कैप्शंस हैं जिसमें लोगों की सारी दवाइयाँ अलग, जो कहते हैं ना डॉक्टर कि अब आपकी शुरू हो गई दवा, अब लाइफ में कभी भी आपकी छूटेगी नहीं, पर ऐसा नहीं है। जब हम इनको खाते हैं, इनको 3 से 6 माह तक लगातार यूज़ करते हैं, तो हमारे सभी रोग धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दूर होते जाते हैं और असर तो आपको 15 डेज़ में ही दिखने लगता है। लेकिन आपको तरीके से किस ढंग से खाना है, वो सीखना पड़ता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ भी कम हो जाती है। जेनेटिक कोड निर्माण जो होता है हमारे शरीर में, जो एक-दूसरे आजकल जो बच्चों में बहुत तरीके की नहीं मेंटल या कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, तो इसमें उसको सही तरीके से निर्माण करने के लिए जो न्यूक्लिक, अब ये थोड़ा साइंटिफिक आ गया, लेकिन ये है कि ये हर तरीके की चीज़ों को ठीक करता है। लेडीज़ को ये गुर्दे मतलब डायलिसिस हो, किडनी प्रॉब्लम हो, अस्थमा हो, कोई भी प्रॉब्लम, पूरा 45 टाइप की डिसीज का हमारे पास चार्ट है। इवन ऑल टाइप ऑफ कैंसर्स भी इससे ठीक हो जाते हैं। जो आजकल लड़कियों को पीसीओडी की समस्या हो जा रही है, बहुत कम एज में फाइब्रॉइड बन जा रहे हैं, तो और जो मेनोपॉजल टाइम पर लेडीज को प्रॉब्लम्स आती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्लड प्रेशर है, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ इससे ठीक होता है। और हम क्योंकि लेडीज की बात कर रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, तो ये इसको रोकने की क्षमता रखता है। तो जो लोग नए खाते हैं, कम से कम एक स्टार्ट करें, एक मील आप मिलेट की लेना शुरू करें और आप अंतर को महसूस करते जाएं। और फिर आपका मन करे तो आप 3 मील्स अगर लेते हैं, तो 1 या 2 मील तो ज़रूर लें। और बच्चों को ये मैदे के जो पास्ता है, नूडल्स हैं, मैदे की सारी चीज़ें हैं, वो उनको स्वस्थ बनाने के लिए ये खिलाना हमें बंद करना चाहिए। और इसको खिलाने, हालाँकि आजकल की जैसी मनोस्थिति है, तो सबको ये बहुत पसंद आता है, ये सब कुछ पिज़्ज़ा खाना, ये सारी चीज़ें। तो आप मिलेट का सब कुछ बना सकते हैं। मिलेट के बहुत सारे व्यंजन बनते हैं, हमें ऐसा नहीं सोचना है, भई आपसे कुछ नहीं होता, तो आप सिर्फ़ सिंपल चावल की तरह आप खाएँ। अन्यथा मैं इसके इतने व्यंजन बनाती हूँ कि कल तो मैंने इसका कटलेट भी बनाया था, इसकी खीर बनाते हैं, इसका हलवा बनाते हैं, इसकी पूड़ियाँ बनाते हैं, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके पराठे बनाते हैं। तो कुछ भी बना सकते हैं, मैं इनसे बनने वाली रेसिपीज़ को भी आपको फ़ोटो दिखाऊँगी और फिर इनको किस ढंग से खाना है, वो मैं लास्ट में आपको सिखाती हूँ, बताती हूँ। एक-एक फ़ोटो आप देख सकते हैं। ये कंगनी, छोटी कंगनी, कंगनी मीन्स फॉक्सटेल मिलेट और छोटी कंगनी मतलब ब्राउन टॉप मिलेट। इनसे बनने वाली चीज़ें देखिए, उपमा है, रोटी है, भात है, कई लोग खट्टा चावल खाते हैं, डोसा, इडली, उत्पम, अप्पे, जो कितनी सारी चीज़ें हैं ना। और इसका सब कुछ बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, चकली है और बहुत सारी डिशेज़ आप बना सकते हैं। केसरी हलवा है, तो ये जैसे कंगनी और छोटी कंगनी के व्यंजन हैं। हम आपको ऐसे कई सारी 5-6 हमारे पास पिक्चर्स हैं, जो आप बना सकते हैं। अगर आप लोग बाद में चाहेंगे, किसी को कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं, तो मैं वो भी बाद में आपको बता सकती हूँ। ये देखिए दूसरी चीज़ है, सावा यानी कि बार्नयार्ड मिलेट की भी कितनी सारी चीज़ें बनती हैं। तो हमें इनको ऐसा, कई लोग सोचते हैं, ये तो हमने कभी खाया नहीं है, ये तो पता नहीं कैसा टेस्ट में लगता है। तो अगर आप इसको खाना शुरू करेंगे, जैसे आप वो सारी चीज़ें बनाते थे चावल से, गेहूँ से, वैसे ही आप इससे भी सब कुछ बना सकते हैं। और जब आप ये खाना शुरू कर देंगे, तो शायद हम लोगों को तो अब गेहूँ-चावल पसंद ही नहीं आता है। तो ऐसे ये बहुत सारी है, हम आपको ग्रुप में डाल देंगे, तो मिलेट्स के बहुत सारे व्यंजन बनाए जा सकते हैं। राइट? एक एक पिक्चर में और शेयर करूँ, फिर मैं बात करती हूँ।
एक एक पिक्चर ये देखिए, आप लोगों को कोई बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, तो ये है डॉक्टर खादरवली का पिक्चर। ये बहुत मोटी किताब, हमने बहुत सारा कुछ डाउनलोड किया है और समझा है, लिखा है, ये हमारे पास पूरी बाइंडिंग वाली मोटी सी पुस्तक है। एक-एक चीज़ को पढ़ा है मैंने। तो देखिए, इनको कृषि रत्न का अवार्ड दिया गया है। ये प्रसिद्ध स्वतंत्र वैज्ञानिक हैं, स्वास्थ्य और खाद्य विशेषज्ञ हैं। इन्होंने ही ये मिलेट्स के बारे में सब कुछ बताया। आप चाहें तो यूट्यूब में चले जाएँ और इनके बारे में और इनसे बनी सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। राइट? और एक लास्ट पिक्चर मैं शेयर करती हूँ। इन्होंने मिलेट्स को खाने के लिए, ये तो कैंसर का चित्र आ गया। देखिए, कैंसर के रोगियों के लिए उपहार है ये मिलेट्स। सिरिधान्यों का आहार, पत्तों के काढ़ों से स्वास्थ्य उपाय। इनका कहना है कि अंग्रेजी दवाइयाँ तो बहुत साइड इफ़ेक्ट करती हैं और अगर आप ये मिलेट्स, जिनको कैंसर भी हो गया है, वो एक्चुअली पहले मुझे दूसरा पिक्चर शेयर करनी थी, पर ये उसी तरह का चार्ट है, तो ये शेयर हुआ है। चलिए, कोई बात नहीं। तो इसमें मान लीजिए किसी को कैंसर हुआ भी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसी स्टेज में लोगों को ट्रीटमेंट कराने हैं, तो वो तो कराइए, लेकिन साथ में उनको मिलेट का अगर खाना देंगे, तो उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी और वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएँगे। तो इस पर रिसर्च हो चुकी है, बहुत सारे कैंसर पेशेंट बहुत जल्दी से जल्दी ठीक हो चुके हैं। तो देखिए, जैसे इन्होंने हर एक तरीके का, हमारे पास जो बुकलेट है, इसमें कितने तरीके के कैंसर्स हैं, 1 मिनट में ब देख के बताती हूँ। 14 टाइप्स के कैंसर्स में अलग-अलग तरीके से खाने के लिए इन्होंने रिकमेंड किया है। तो इस चार्ट को आप अगर गौर से देखेंगे, मान लीजिए किसी को लंग्स का कैंसर है, तो लास्ट कॉलम देखेंगे, सिरिधान्य कौन से खाना है? फर्स्ट 2 डेज़ कंगनी खाना है, फिर नेक्स्ट 2 डेज़ सामा यानी कुटकी खाना है, फिर नेक्स्ट 1 डे कोदो, नेक्स्ट 1 डे सावा, फिर नेक्स्ट 1 डे छोटी कंगनी यानी ब्राउन टॉप मिलेट। तो ये भोजन में उनके इस तरीके से इस ऑर्डर में खाना है। अब देखिए, मान लीजिए हड्डी का है प्रॉब्लम, तो ऑर्डर दूसरा है। दिमाग में क्या कुछ है, किसी को ट्यूमर या कुछ ऐसा, तो ऑर्डर अलग है। तो हर चीज़ खाने के लिए सॉरी, अलग-अलग प्रकार के कैंसर में मिलेट्स को किस ऑर्डर में खाना चाहिए, वो ऑर्डर का पूरा चार्ट है। तो जो आप लोग अगर खुद चाहें तो इस पे प्रयास करके देख सकते हैं और नहीं तो अगर आप चाहेंगे तो हम भी लोगों को गाइड कर देते हैं कि आप इसको किस तरह से, फिर हमने यही बताया कि इन मिलेट्स को जैसे 2 दिन में मिक्स करके कभी नहीं खाना है, एक बार में 1 मिलेट खाना है, क्योंकि पाँचों मिलेट में अलग-अलग टाइप के जो फाइबर है, वो अलग-अलग बॉडी की क्लीनिंग को करते हैं। जैसे कुटकी है, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पूरा क्लीन करता है। कंगनी, जो छोटी कंगनी है, नर्वस सिस्टम को, कोई ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम को, ऐसे 5 जो हमारे मेन सिस्टम है बॉडी के, ये पाँचों मिनट से क्लीन होते हैं और जब क्लीन होते हैं तो स्वस्थ अपने आप हम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बार, और इनको मिक्स करने के नहीं खाना चाहिए कि हम चलो थोड़ा कंगनी मिला लें, इसमें थोड़ा कोदो भी मिला लें, कुटकी नहीं। क्योंकि आपको एक मील में पूरा एक बार का कंप्लीट मील एक ही टाइप के मिलेट का करना चाहिए, ताकि ताकि वो आपके एक सिस्टम को जितना अमाउंट चाहिए, झाड़ू, मान लीजिए आपकी झाड़ू इतनी मोटे से चीज में उसमें कम से कम 500 बालियां होती हैं और अगर एक से आप झाड़ू लगाना चाहेंगे तो नहीं होता। मिनिमम कुछ बल्क होना चाहिए जिससे कि वो उसकी क्लीनिंग कर सके। इसलिए इन सिरिधान्यों को मिक्स करके नहीं खाना है, लेकिन आपको सारे मिलेट्स खाने हैं। जैसे कि आपने पहले देखा, कंगनी 2 दिन खाना है, फिर कुटकी 2 दिन खाना है, सामा को कुटकी कहते हैं, फिर 2 दिन कोदो खाना है, फिर तो अगले एक-एक दिन खाना है। तो इस ऑर्डर को, किसको कोई समस्या है तो इस ऑर्डर में खाना है और हर समस्या का ऑर्डर बदल जाता है। दूसरी चीज़ कि सुबह-शाम पत्तों के काढ़ों, इन्होंने पत्तों को बहुत वैल्यू किया है कि जो प्रकृति में इतने प्रकार के पत्ते हैं, उनका सबकी कुछ ना कुछ मेडिसिनल वैल्यू है। तो ये किसी के लिए नहीं बता रही, एक मैं जनरल बता रही हूँ कि काढ़ा बनाने की विधि क्या है, पत्तों को लेना है,
थोड़ा-सा तोड़ करके 1.5 कप पानी में 4 मिनट के लिए, 150 ml लिखा है ना, तो 4 मिनट के लिए उसको सुबह खाली पेट उबाल लीजिए और फिर फ़िल्टर करके छान के गुनगुना पीना है। और ताड़ के गुड़ से बनाए हुए मिश्रण को 1 चम्मच मिला करके पी सकते हैं। तो ताड़ का गुड़ तो अपने नॉर्थ इंडिया में अवेलेबल नहीं है, मैं तो यहाँ पे मंगाकर सेल करती हूँ, तो 500-600 रुपए केजी होता है वो। लेकिन वो मेडिसिनल वैल्यू बहुत रखता है, तो कुछ लोग माँगते हैं इसलिए हम तो थोड़ा-सा मँगाते हैं, तो जो लोग चाहते हैं हम फिर ऑर्डर करते हैं। क्योंकि ये सबको ईज़िली चीज़ें मिल नहीं रही थी, इसलिए हमने इसको सोचा कि क्यों ना हम लोगों को जागरूक भी करें और उनको प्रोवाइड भी कराएँ बेस्ट क्वालिटी के। फिर 1 हफ्ते तक जैसे मान लीजिए किस पत्ते को कैसे खाना है, सुबह-शाम 1 हफ्ता पारिजात होता है, एक फूल होता है, सफ़ेद फूल जिसकी ऑरेंज डंडी होती है, तो उसके पत्तों का काढ़ा, काढ़ा कुछ ज़्यादा देर नहीं 150 एमएल को 4 मिनट के लिए उबालना तो चाय के बराबर टाइम लगता है, तो सुबह खाली पेट पिएँ। फिर अगले 1 हफ्ते पीपल के पत्ते, फिर अगले 1 हफ्ते अमरूद के पत्ते, फिर इसको दोहराते जाएँ। तो सबको सब कुछ ईज़िली अवेलेबल है। दोपहर में अदरक और हल्दी को उबाल करके पीने के लिए कहते हैं। तो ये तो है कैंसर वालों के लिए। ख़ैर तो ये हर एक के लिए अलग-अलग आप देख रहे हैं चार्ट सबके लिए अलग-अलग है ना? किसी के लिए पुनर्नवा धनिया है, किसी को अमरूद है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कैंसर तक के रोगियों के लिए ये वरदान है ना? एक और है 45 टाइप्स की डिज़ीज़। अब देख रहे हैं आप, साधारण रोगियों के लिए और पत्तों के कारणों के लिए। मान लीजिए किसी को मोटापा है, किसी का पीसीओडी है, किसी का मेंटल प्रॉब्लम है, किसी का स्किन का प्रॉब्लम है, किसी का ब्लड प्रेशर है। तो ऐसे हमारे पास जो एक बुक है, उसमें 45 टाइप्स की इम्यूनिटी भी। अब देखिए फिर से आ रहा है कोरोना, तो बचेगा वही जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। तो हम ऐसा भोजन करें जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे। तो उसमें भी इसमें हर चीज़ के लिए इसमें भी वही तरीका बता रहे हैं। मान लीजिए किसी की किडनी का प्रॉब्लम है, डायलिसिस चल रहा है और काढ़ा रोज़ सुबह खाली पेट पीना है सुबह-सुबह, उसके आधे घंटे बाद ये कहते हैं कि लोगों को सुबह-शाम नारियल का तेल भी पीना चाहिए। और हम ये जो साउथ से मैंने नारियल का तेल मँगाया है प्योर, इतना टेस्टी है वो कि मुँह में रखते तो ऐसे लगता है जैसे नारियल का टुकड़ा रखा है। तो ये क्या करता है तेल जो हमारे गर्म हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो ये तो नुकसान करते हैं और कोई चीज़ बहुत सस्ती आ रही है तो ज़रूर उसमें मिलावट होती है, क्योंकि अगर किसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ना निकले और उससे भी सस्ती कोई चीज़ मिल रही है, तो ज़रूर वो आपके लिए हानिकारक कुछ मिलावट है। तो नारियल का तेल या कुछ और भी तेल रिकमेंड किए जाते हैं। तिल का तेल है और मूँगफली का तेल है। ये कई-कई अलग बीमारियों में पीने से आप स्वस्थ हो सकते हैं। और अलग-अलग जैसे मान लीजिए थायराइड है, पीसीओडी है, फाइब्राइड है, हार्मोन्स हैं, रक्तचाप है, वज़न घटाना है, बढ़ाना है, ऐसे हमारे पास बहुत बड़े-बड़े बहुत सारा चार्ट है। तो ये आप हर तरीके की बीमारियों को पर ये कोई सोचे कि मैं कभी-कभार ले लूँ, खाने की चीज़ है, तो उससे फ़ायदा पूरा नहीं मिलता। पर हाँ, अगर आपने एक बार भी खाया, तो एक बार भी आपने गलत खाने से बच के कुछ अच्छा खा लिया, तो वो तो अच्छी बात है। तो जो हम मैदे अपने बच्चों को खिलाते हैं इस तरीके के मैदे की चीज़ें, तो उनकी क्या होती जाती है, उनको तो अभी लंबा भी होना है, बढ़ना भी है, उनका बुद्धि भी तेज़ होनी चाहिए, फुर्तीला भी होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये हमने जो बीमारों की लिस्ट बताई है, तो ये सिर्फ़ बीमारों को खाना है, नहीं। ये भोजन है, ये सबको स्वस्थ लोगों को खाना है, ताकि वो कभी बीमार पड़े ही नहीं। जब हमें स्वास्थ्य ज़रूरत वाली सारी चीज़ें मेरे शरीर में पहुँचेंगी, जिस ऑर्डर में पाचन क्रिया को चाहिए, प्रकृति मेरी जैसी है वैसा प्रकृति से हम जब डायरेक्ट लेंगे, तो हमारे को कोई भी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स आएँगी ही नहीं। तो हमारे यंग एज के बच्चों को क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को पालना है और भी बहुत जीवन में काम करना है, तो उनको भी मिलेट खाना चाहिए। छोटे बच्चों को अगर बहुत जी उनको ज़रा स्वाद की बहुत रहती है, नूडल्स भी आ रहे हैं, बिस्किट्स भी आ रहे हैं और सेवइयाँ भी आ रही हैं, कुकीज़ जो चाहें आप वो बच्चों को भी खिला सकते हैं। तो मिलेट्स
आपको अपने भोजन में प्रतिदिन एक डाइट में स्टार्टिंग में जरूर शामिल करना चाहिए। और ये मेरा कुछ भी बताना नहीं है। ये तो मैं जो लोग कभी पढ़ नहीं रहे या जिनको पता नहीं है, इसलिए मेरा प्रयास है, आप दुनिया में कहीं से भी लेकर के आप खाएँ, आप स्वस्थ रहें। और हम बाबा के सभी बच्चों का ये प्रयास होता है कि सभी मेंटली फिट हों, सभी फिज़िकली फिट हों, और ताकि वो दूसरों का भी अपना कल्याण करें, तो दूसरों का कर पाएँगे। तो जब जब तक आप स्वस्थ नहीं हैं, आप अपने बच्चों की देखभाल कैसे करेंगे? और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हम आपसे बहुत देर तक कर सकते हैं इन बातों को, लेकिन समय अब हमारा ओवर हो रहा है। तो मिलेट्स खाएँ, इससे संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप अपने प्रश्न उत्तर लिख कर के तैयार रखेंगे। आप इसमें ग्रुप में डाल दीजिए, मुरली क्लास के ग्रुप में, सारे अपने-अपने क्वेश्चन, तो हम एक सेशन और रख लेंगे, आपके सभी के वन बाय वन सबके प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। हम दोबारा इसको फिर से कहना चाहेंगे, ये पाँचों कलरफुल मिलेट्स हैं, उसको मैं समरी कर दूँ, इनमें सब में फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, सभी तरीके के पोषक तत्व हैं, कैल्शियम, प्रोटीन और सभी तरीके के विटामिन्स वगैरह सब कुछ है। दूसरा, ये अनपॉलिश्ड होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए। और इनको पकाने की विधि क्या है? इसको रगड़ के धोना नहीं है, सिर्फ सिंगल एक उँगली से घुमा करके एक बार धोना है, और फिर इसको 4 से 12 घंटे के लिए भिगो देना है। और जिस पानी में हम भिगोते हैं उसको फेंकना नहीं है। हमें उसी पानी के साथ में जितना मिलेट था उससे 3 से 4 गुना पानी यूज़ करना है। जिसको बिखरा-बिखरा चावल चाहिए, वो 3 गुना पानी, जिसको थोड़ा थिक चाहिए 3.5 और 4। 1 कटोरी में 3 से 4 कटोरी पानी चाहिए होता है। और खुला आप अगर पकाएँगे तो ये 10 मिनट के अंदर ही पक जाता है। फिर आप इसको दाल के साथ, कढ़ी के साथ, राजमा के साथ, छोले के साथ, सब्जी के साथ, ये तो सिंपल चावल को रिप्लेस करके दाल इस तरह से खा सकते हैं। साथ में इसका आटा भी, एक कादरवली जी के जो नॉर्म्स हैं कि इसका आटा कैसे बनाना चाहिए, मैं उसी तरीके से आटा तैयार करवाती हूँ। मैं बहुत के लिए प्रयास अपने लेबर को लगाया हुआ है। उसको वैसे ही एक बार धोना, 4 से 12 घंटे सोक करना, फिर इसको धो 2 दिन धूप में सुखाना, उसके बाद कोल्ड ठंडा-ठंडा पीसना, ताकि इसमें ऑन हीटिंग आटे में इसकी प्रॉपर्टीज़ जले नहीं, है ना? इसकी जो क्वालिटीज़ है, तो मिनरल्स हैं, जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको इंटैक्ट रखना है। तो इसकी रोटियाँ भी बना सकते हैं आप। रोटियाँ बनाने के लिए, ये जैसे कि मक्के की रोटी फटती है, तो इसको वेरी हॉट वाटर, एकदम खूब गरम पानी में आप इसको गूँथ सकते हैं इसके आटे को। और चाहे तो इसकी बाइंडिंग के लिए थोड़ा-सा उड़द दाल का आटा मिला सकते हैं। मान लीजिए 5 रोटी बनानी है, तो 4 4.5 रोटी का आपका ये मिलेट का आटा रहेगा। आधी से पौन अ, रोटी के बराबर आप उड़द दाल आटा मिलाएँगे, तो ये आसानी से, उड़द क्या दाल थोड़ी चिकनी होती है, तो वो हेल्प करती है इसको बाइंडिंग के लिए काम आए। तो आप आसानी से इसकी रोटी बना सकते हैं। फिर इसकी रोटी के लिए पूड़ी भी बना सकते हैं। और आप अपना टेस्ट डेवलप करने के लिए इसमें थोड़ा आलू मिला लीजिए, पालक मिला लीजिए, मेथी मिला लीजिए, नमक, मिर्ची जो कुछ भी जैसा है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ठंड में बढ़िया रोटियाँ बना के जैसी भी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। हमारा जैसे चावल की तरह, कल मेरा कोदो बनाया, खाया मैंने। अब बच गया था कोदो, तो मैंने बॉइल्ड आलू के साथ मैश करके, थोड़ा-सा कोदो का आटा मिक्स करके मैंने उसके कटलेट बना लिए। उसमें बाकी आप अपने टेस्ट की चीज़ें डाल सकते हैं ना, धनिया, मिर्च, अदरक और जो चीज़ें हैं। तो जब तक थोड़ा-सा टेस्ट आप बनाएँगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम इसको खा सकते हैं प्रतिदिन। तो इसका उपमा मैं बनाती हूँ नाश्ते में सुबह अक्सर। और अभी कई दिन अगर एक दिन बैटर बना लिया, तो जैसे अगर डोसा बनाना है, कटोरी ये इसको फुलाइए, और 1 कटोरी उड़द दाल फूलने पीस करके फर्मेंटेशन के लिए रख दीजिए, डोसे का बैटर तैयार है। उसकी इडली बना सकते हैं, उसका आप उत्तपम बना सकते हैं। तो मैं ऐसे शॉर्ट में बताया। और एक बार में लेकिन एक ही मिनट का भोजन करना चाहिए। और आपकी कोई समस्या है, तो उस समस्या के अनुसार उस मिनट को उस ऑर्डर में खाना है।
और चाहे तो नारियल का तेल, जॉइंट का प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए अलग थोड़ा-सा गाइड करते हैं। और लोगों की जॉइंट प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जा रही है इसको खाने से। तो दवा जो कर रहे हैं आप कर सकते हैं, लेकिन भोजन से आप अगर स्वस्थ होते हैं, तो आपकी बॉडी ही फिर से एक तरीके से रिजुवनेट हो जाती है। तो आप ज़रूर जागृत हों और अपने घर में अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने परिवार के लिए हम सब गृहिणियाँ ज़िम्मेदार होती है ना, उनके स्वास्थ्य के लिए, तो उनको वैसा भोजन कराइए कि वो स्वस्थ रहें, आगे आपको दुखी ना होना पड़े। तो ठीक है, आप सब लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं, ओ, ओम शांति ऑन कर दीदी। सकते हैं। दीदी अवेलेबिलिटी जी, कैसे जी, ओम होगी? शांति। अवेलेबिलिटी तो देखिए अगर ऐसा है, हम तो ख़ैर यहाँ पर जबलपुर में बहुत सेल कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, वर्कशॉप करते हैं हम, लोगों को इसकी चीज़ें आप लोग चाहेंगे तो हम आपके एड्रेस पे भी पहुँचा सकते हैं और रूपाली बहन को पहुँचा सकते हैं अगर आपको ख़ैर हमारे इस ग्रुप में तो कोई सिर्फ़ महोबा के ही लोग नहीं हैं, बहुत सारे और इधर-उधर के भी लोग हैं। तो हमारा सामान तो बहुत दूर अब तक जा रहा है, दिल्ली जाता है, पूना जाता है, बॉम्बे जाता है और भोपाल, इंदौर यहाँ तक तो मेरा सामान अभी तक जा रहा है। तो आपको हम अ, पार्सल्स कर सकते हैं। लेकिन अगर चाहें तो हम रूपाली बहन को ज़्यादा भेज देंगे, तो लोकल के लोग वहाँ से उनसे कलेक्ट कर सकते हैं। या आप कहेंगे आपका एड्रेस देंगे, क्या मँगाना चाहते हैं? तो पर्सनल मेरे उस पे क्योंकि हमारा मुरली ग्रुप है उसको डिस्टर्ब इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे अब, है ना?